नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी विथ लक्ष्य एकेडमी। मैं हूं प्रियंवदा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीपीएससी से संबंधित एक मिनी बीपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहती हूं। और इसके लिए मैं सबसे पहले आपको सिलेबस समझा देती हूं, यानी सिलेबस मालूम होना चाहिए ताकि हमारी तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हो, किसी तरह का भटकाव ना हो। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि बीपीएससी के सिलेबस क्या है और कितने प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। तो बीपीएससी में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से इतिहास के 26, भूगोल के 12, राज्य व्यवस्था के 9, अर्थव्यवस्था से 8, सामान्य विज्ञान से 30, गणित से 10, बिहार विशेष से 29 और समसामयिकी से 26 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है सामान्य विज्ञान पर, क्योंकि सामान्य विज्ञान से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी विषय पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस विषय से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमें इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, गणित, बिहार विशेष, समसामयिकी, ये सब कुछ पढ़ना है। तो अभी हम शुरुआत इतिहास से करेंगे और हम बीपीएससी के जितने भी पिछले साल के प्रश्न पूछे गए हैं, और जैसा कि बीपीएससी की आदत है प्रश्नों को रिपीट करने की, और अक्सर जो प्रश्न रिपीट किए जाते हैं वो पिछले साल के ही होते हैं, तो इससे हमें सुविधा होती है। जो प्रश्न पिछली बार देखे रहते हैं वो आसानी से हल हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले हम पिछले साल के प्रश्न देख लें, ताकि अगर प्रश्न रिपीट होते हैं तो हमसे गलती ना हो। तो इस क्रम में हम शुरुआत इतिहास से कर रहे हैं, आगे हम और भी सारे विषय देखेंगे, और अगर आपका सहयोग मिला तो मैं इसे जारी रखूँगी, और आशा है आपका सहयोग ज़रूर मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? और सही जवाब है प्रियदर्शी। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक था, जिसका मतलब है देवताओं का प्रिय। अशोक ने अपने जीवन में कई अभिलेख खुदवाए, जिनमें कर्नाटक के रायचूर जिले में मास्की अभिलेख महत्वपूर्ण है। मास्की अभिलेख से अशोक का नाम देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी के विषय में जानकारी मिलती है। अशोक का शासनकाल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अशोक का शासनकाल कब था। तो 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। ये जो एक्सप्लेनेशन है इसमें से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम देवानाम प्रिय मिलता है। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा मास्की, जो यहाँ पे दिया हुआ है। और यह कहाँ स्थित है मास्की? कर्नाटक के रायचूर ज़िले में। तो कर्नाटक के रायचूर ज़िले में स्थित मास्की अभिलेख में अशोक का नाम देवानाम प्रिय मिलता है। और अशोक का शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व था, ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं दूसरा प्रश्न। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? और सही जवाब है सुश्रुत। गुप्त काल में चिकित्सा के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण नाम थे, चरक और सुश्रुत। सुश्रुत 600 ईसा पूर्व में भारत के पहले चिकित्सक थे। इनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता, देखिए ये ध्यान में रखिएगा कि सुश्रुत की पुस्तक कौन सी है? सुश्रुत संहिता। ये संस्कृत में है। तो इनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता संस्कृत में है और यह चिकित्सा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सुश्रुत त्वचा रोपण तंत्र यानी प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद के भी विशेषज्ञ थे। इनको शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। तो देखिए इतना में ही कितना इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गया। जैसे कि ये भी पूछा जा सकता है कि सुश्रुत किसके विशेषज्ञ थे? तो प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद के। और शल्य चिकित्सा के जनक कौन कहे जाते हैं? तो सुश्रुत। लेते हैं तीसरा प्रश्न। निम्न में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? और सही जवाब होगा खरोष्टी। सिंधु घाटी की चित्रलिपि को छोड़कर खरोष्टी भारत की 2 प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सम्राट अशोक के शहबाजगढ़ी और मनसेहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में ही लिखवाए गए हैं। तो ये प्रश्न भी बनता है कि कौन कौन से अभिलेख जो अशोक के हैं वह खरोष्टी लिपि में है? तो शहबाजगढ़ी और मनसेहरा अभिलेख, ध्यान में रखिएगा। लेते हैं चौथा प्रश्न। निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? और सही जवाब होगा ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। ताम्रलिप्ति बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन नगर है। तो ये भी पूछ सकता है कि ताम्रलिप्ति कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और यह एक वहाँ का प्राचीन नगर है, जिसका प्रयोग मौर्य साम्राज्य के समय से ही दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार के लिए किया जाता था। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था उसका उपयोग कहाँ से कहाँ तक के लिए किया जाता था? तो दक्षिण एशिया
और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार के लिए ताम्रलिप्ति बंदरगाह का उपयोग किया जाता था। लेते हैं 5वां प्रश्न, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष पर थी? और सही जवाब है जहांगीर। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। जहांगीर ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार अका रिज़ा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जहांगीर ने एक चित्रणशाला की स्थापना की। कहाँ की? आगरा में। और किसके नेतृत्व में? हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार अका रिज़ा के नेतृत्व में। ये भी पूछा जा सकता है किसके नेतृत्व में, तो अका रिज़ा के नेतृत्व में। और यह कहाँ का था? तो हेरात का चित्रकार था। ठीक है, आगे इसके विषय क्या थे, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता था। तो चित्रकार, जिसमें चित्रकारी प्राकृतिक दृश्यों को और व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रों के चित्रण की परंपरा थी। ये जहांगीर ने ही शुरू किया था। और जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकार थे फारूक बेग, बिसंदास, उस्ताद मंसूर, दौलत, मनोहर और अबुल हसन। हालांकि जहांगीर भी एक अच्छा चित्रकार था, लेकिन उसके दरबार में बहुत अच्छे अच्छे चित्रकार थे। तो कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन जहांगीर के काल का चित्रकार था, यानी जहांगीर के समय उसके दरबार का चित्रकार था। तो ध्यान में रखिएगा, फारूक बेग, बिसंदास, उस्ताद मंसूर, दौलत, मनोहर और अबुल हसन। तो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला प्रश्न। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? और यहाँ तो सही जवाब दिया है स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन कई जगह सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए भी सही जवाब दिया रहता है। तो एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि सही जवाब सैनिकों की सुगमता से भर्ती ही होना चाहिए। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मनसबदारी प्रणाली की औपचारिक रूप से शुरुआत अकबर ने की थी। ध्यान में रखिएगा कि मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? अकबर ने। इस प्रणाली ने मुगल साम्राज्य को मजबूत आधार दिया। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर मनसबदार का सीधा मतलब है एक रैंक या एक पद। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर मनसबदार मनसब के ओहदे को इंगित करता था। मनसबदारी प्रणाली एशियाई उत्पत्ति से संबंध रखती है, जिसे सबसे पहले उत्तरी भारत में बाबर ने लागू किया था। तो उत्तरी भारत में पहले किसने लागू किया? बाबर ने, और फिर अकबर ने। इस तरह मध्यकालीन भारत में मनसबदारी सैनिकों की सुगमता से भर्ती से संबंधित है। तो यहाँ सही जवाब यही होगा कि सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए मनसबदारी व्यवस्था का प्रयोग किया गया था। लेते हैं 7वां प्रश्न, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? और सही जवाब होगा शिवाजी। शिवाजी ने ही अष्टप्रधान का गठन किया था। प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसे शिवाजी द्वारा नियुक्त किया जाता था। वह परिषद अपने कार्यों के लिए शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को आनुवंशिक नहीं होने दिया। तो आइए देखते हैं कौन कौन से अधिकारी शामिल थे इस अष्टप्रधान में। जिसमें पहला था पेशवा, जो पूरे राज्य की देखभाल करता था। दूसरा था अमात्य, जो अर्थ मंत्री था। तीसरा था वाक्यानवीस, जो दरबार का लेखक था। चौथा था सुमंत, जो विदेश मंत्री था। अक्सर पूछा जाता है कि अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था, या शिवाजी के काल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो सुमंत। और पत्राचार विभाग का जो काम करता था उसे सचिव कहा जाता था। सेना का प्रमुख सेनापति था। दीवानी या फौजदारी न्याय के काम जो करते थे उन्हें न्यायाधीश कहा जाता था। और धार्मिक सलाह को पंडित राव कहा जाता था। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे भी प्रश्न आ सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया? और सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की सुल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। वह मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। उसने सिंचाई व्यवस्था के सुधार के लिए अनेक नहर और तालाबों का निर्माण करवाया और हाकी शर्ब नाम की सिंचाई कर को भी लगाया। यह सिंचित भूमि की कुल उपज का 1/4 होता था। ये ध्यान में रखिएगा। हाकी शर्ब किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। और यह कैसा कर था? सिंचाई कर था। और यह कितना होता था? तो उपज का 1/4। और सिंचाई की सुविधा के लिए उसने कई नहरों का निर्माण किया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया। तो आइए इन 5 बड़ी नहरों को भी देख लेते हैं, जिसमें पहली नहर 150 किलोमीटर लंबी थी और यह यमुना नदी का पानी हिसार ले जाती थी। दूसरी सतलज से घाघरा तक थी। तीसरे सिरमौर की पहाड़ियों से झांसी तक थी। घाघरा से फिरोज़ाबाद तक चौथी थी और 5वीं यमुना नदी से फिरोज़ाबाद तक थी।
तो इसलिए फिरोज शाह तुगलक को ही नहरों का निर्माणकर्ता कहा जाता है। सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माणकर्ता फिरोज शाह तुगलक। लेते हैं अगला प्रश्न। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग कौन करता था? और यह सही जवाब है पुर्तगाली। पुर्तगाली, ये प्रश्न पिछली बार ही आया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग करते थे। भारत में आने वाले कंपनियों के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। 1498 में ये भारत आए थे। पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कोचीन में बनाई। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई? कोचीन में। आगे शांत जल की नीति और सुदृढ़ नौसैनिक व्यवस्था या सुदृढ़ नौसैनिक क्षमता के माध्यम से पुर्तगीज ने भारत के व्यापार को नियंत्रित किया। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि शांत जल की नीति पुर्तगीज से संबंधित है और सुदृढ़ नौसैनिक क्षमता के माध्यम से किसने व्यापार को नियंत्रित करना शुरू किया? तो पुर्तगालियों ने। देखते हैं अगला प्रश्न। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? और सही जवाब है कैप्टन स्लेमन। कैप्टन स्लेमन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन हुआ। मेजर जनरल स्लेमन एक ब्रिटिश सैनिक और प्रशासनिक अधिकारी था जिसने 1830 में ठगों का उन्मूलन किया। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के लिए आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? और सही जवाब है लॉर्ड लिटन। ये प्रश्न भी पिछली बार आया था कि अफगानिस्तान के लिए आक्रामक नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन ने। वर्ष 1876 में लॉर्ड लिटन भारत का गवर्नर जनरल बना। उसने अफगानिस्तान की अमीर शेर अली से संधि करने की कोशिश की। संधि प्रयास की विफलता के बाद लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के विरुद्ध आक्रमण नीति का अनुसरण किया, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध कब हुआ? 1878 से 80 के बीच। युद्ध की समाप्ति गंडमक की संधि के साथ हुई। तो यहाँ भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं, जैसे कि युद्ध की समाप्ति कब हुई अफगान युद्ध की? तो गंडमक की संधि से। और दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध कब हुआ? 1878 से 80 के बीच। तो यहाँ पे कई पॉइंट हैं जिसमें से जैसे कि अमीर शेर अली से संधि करने का प्रयास किया गया और उसकी विफलता के बाद ही लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई और 1878 से 80 के बीच में दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध हुआ और युद्ध की समाप्ति गंडमक की संधि से हुई। तो गंडमक की संधि दूसरे एंग्लो अफगान युद्ध से है। 12वां प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? और सही जवाब है साबरमती से, जो कि इधर दिया हुआ है। गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों पर किसी प्रकार का ध्यान ब्रिटिश सरकार ने नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। 13वां प्रश्न है, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? और सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। तो साराबंदी आंदोलन कब हुआ? 1922 में। और किसके नेतृत्व में हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। साराबंदी आंदोलन का प्रारंभ 1922 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। इस आंदोलन में किसानों ने कर न देने का निर्णय लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय वकील, राजनीतिक कार्यकर्ता और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे और इन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, साराबंदी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1922 में और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और क्यों हुआ था? किसानों ने कर न देने का निर्णय लिया था और अंग्रेज शायद ज़्यादा कर वसूल रहे थे, इसलिए किसानों ने ऐसा निर्णय लिया था। 14वां प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? और सही जवाब है जेबी कृपलानी। जीवतराम भगवान दास कृपलानी को आचार्य कृपलानी के नाम से भी जाना जाता है। वह भारतीय शिक्षक, समाजवादी कार्यकर्ता और आज़ादी के पहले और बाद के भारत के महत्वपूर्ण नेता थे। उन्होंने प्रजा समाजवादी पार्टी की स्थापना की। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1934 में महासचिव बने। नवंबर 1946 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और भारत के विभाजन के समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष वही थे। तो इसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि नवंबर 1946 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पूछा जा सकता है कि नवंबर 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था या 1934 में महासचिव कौन था। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
15वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? और सही जवाब है ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। वे एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में की गई थी, जिसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कभी कभी यह प्रश्न भी पूछा जाता है, कहाँ हुआ था और कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ध्यान में रखिएगा, पहली बार ये कहाँ हुआ था? 1885 में मुंबई में। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी यानी विमेश चंद्र बनर्जी ने। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। तो ध्यान में रखिएगा कि पहले अध्यक्ष विमेश चंद्र बनर्जी और महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। 16वां प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? और सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने जो कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कब कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इस अधिवेशन में गर्म विचारधारा के नेताओं की कांग्रेस में फिर से वापसी हुई और तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और इसी समझौते को लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किसके प्रयासों से फिर से दोनों के बीच समझौता हुआ? तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। 17वां प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? और सही जवाब है जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। 13 अप्रैल 1919 को जो घटना हुई थी जालियांवाला बाग की, यह एक हृदय विदारक घटना थी और इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। टैगोर ने कहा कि अब समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। गजब के राइटर थे रविंद्रनाथ टैगोर। उनकी किताबें पढ़कर ऐसा लगता है कि हिंदी जैसी तो कोई भाषा ही नहीं है, लेकिन काश हम भी उनकी तरह लिख पाते। और उन्होंने ये भी कहा था कि जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। लेते हैं 19वां प्रश्न। और 19वां प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? इसमें थोड़ा सा और है, देख लेते हैं। 18वां प्रश्न छूट गया है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? और सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सेवी और समाज सुधारक भी थे। महादेव गोविंद रनाडे उनके राजनीतिक गुरु थे। तो ये भी पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाडे। वित्तीय मामलों पर उनकी अद्वितीय समझ के कारण ही उन्हें भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि भारत का ग्लेडस्टोन किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी नेता थे। महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ मिले, जैसे कि ग्लेडस्टोन गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। 19वां प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? और सही जवाब है रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर रेलमार्ग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन की सरकारी खजाने को लूट लिया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, इसे ही लूटा गया था, इसके खजाने को लूट लिया गया था और काकोरी कांड के 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशनलाल राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद बच निकले थे। काकोरी कांड के मुकदमे की पैरवी के लिए सरकार की ओर से जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि किसे नियुक्त किया गया था? जगत नारायण मुल्ला को काकोरी कांड के मुकदमे की पैरवी के लिए सरकार की ओर से नियुक्त किया गया था।
और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी नारायण मिश्र, केसी दत्त और जयप्रकाश मिश्र को नियुक्त। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी होगी कमेंट बॉक्स में आप इसे आगे बढ़ाने के लिए कहिएगा तो हम इसका अगला सीरीज़ भी लेकर आएंगे। तो बने रहिएगा स्टडी विथ लक्ष्य एकेडमी के साथ, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।